नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा। न्यूज वॉच इंडिया देख रहे हैं आप। और भारत में आज से G20 शिखर सम्मेलन की शुरुआत हो चुकी है। सुबह 9:30 बजे से भारत मंडपम में विदेशी नेता इकट्ठा होने लगे थे। 2 दिनों तक चलने वाले इस सम्मेलन पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि सम्मेलन में दुनिया की 20 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं वाले मुल्क शामिल हो रहे हैं। वहीं G20 सम्मेलन में भारत ने चीन को कूटनीतिक मोर्चे पर पटखनी दे दी है। G20 में भारत की धमक, यानी कि G20 अब G21 हो चुका है। दिल्ली में G20 की बैठक चल रही है और अभी तक की सबसे बड़ी उपलब्धि अफ्रीकन यूनियन को G20 का सदस्य बनाना है। भारत लंबे समय से इसके वकालत कर रहा था, जबकि चीन भी इसी कोशिश में लगा था, लेकिन अंत में भारत ने अपनी बाजी मार ली और अफ्रीकन यूनियन को G20 की सदस्यता दिलाने में कामयाब रहा। पहले इसी पर रिपोर्ट देखिए और उसके बाद इसी पर चर्चा करेंगे। दिल्ली में G20 की बैठक चल रही है। भारत में हुए G20 की बैठक को इतिहास में याद रखा जाएगा, क्योंकि दिल्ली में G20 की बैठक में अफ्रीकन यूनियन को G20 की स्थायी सदस्यता मिल गई है, जिसके बाद G20 को अब G21 कहा जाएगा। अफ्रीकन यूनियन को G20 की सदस्यता मिलना भारत की बड़ी कूटनीति जीत है। अफ्रीकन यूनियन को सदस्यता दिलाकर भारत ने चीन को कूटनीति मोर्चे पर मात दे दी है। भारत चाहता है कि G20 में अफ्रीकन यूनियन को भी शामिल किया जाए। इसके लिए भारत लंबे समय से पुरजोर कोशिश करता रहा है। भारत ग्लोबल साउथ का नेतृत्व करना चाहता है। चीन भी यही इरादा रखता है। यही वजह है कि दोनों देश अफ्रीकी देशों से अपने संबंध बनाने में जुटे हुए हैं, लेकिन बाजी भारत ने मारी। 55 देशों का संगठन है अफ्रीकन यूनियन। अफ्रीकन यूनियन का गठन 2002 में किया गया था। इसका मकसद अफ्रीकी देशों के लोगों में एकजुटता बढ़ाना है। अफ्रीकन यूनियन पूरे महाद्वीप में शांति, सुरक्षा और स्थिरता के लिए काम करता है। आर्थिक विकास के लिए संगठन के नेता मिलकर काम करते हैं। आप सबकी सहमति से आगे की कार्रवाई शुरू करने से पहले मैं अफ्रीकन यूनियन के अध्यक्ष को G20 के स्थायी सदस्य के रूप में अपना स्थान ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करता हूं। G20 बैठक की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन से हुई। उन्होंने विश्व में घटते आपसी विश्वास पर चिंता जताते हुए इसको बढ़ाने पर जोर दिया। पीएम मोदी ने विश्व में विश्वास का संकट बताकर सबका साथ, सबका विकास वाला मंत्र दिया। उन्होंने कहा कि जब हम कोविड को हरा सकते हैं, तो हम आपसी विश्वास पर आए इस संकट पर भी विजय प्राप्त कर सकते हैं। पीएम मोदी विश्व में घटते विश्वास पर चिंता जता रहे हैं। अगर पीएम मोदी की बातों को गहराई से देखें, तो उन्होंने विश्व की सभी समस्याओं के लिए आपसी विश्वास की कमी को मुख्य वजह बताया। अगर विश्व की महाशक्तियां पीएम मोदी के इस संदेश पर ध्यान देती हैं, तो विश्व की कई समस्याओं का समाधान हो सकेगा। न्यूज वॉच इंडिया ब्यूरो। हमारे साथ जो मेहमान जुड़ गए उनका परिचय आपसे अब करा देते हैं। हमारे साथ MM गोयल हैं, जो फॉर्मर वाइस चांसलर हैं। प्रमोद कुमार राय हमारे साथ जुड़ गए हैं, इकोनॉमिस्ट हैं। आशुतोष शर्मा राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ गए हैं और हमारे संवाददाता ओमशील भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपका स्वागत है न्यूज वॉच इंडिया पर। ओम, सबसे पहले सवाल आपसे है कि आखिर किस तरह की तस्वीरें देखी जा रही हैं? मेहमान पहुंच चुके हैं, अब बैठकों का और बातचीत का सिलसिला भी शुरू होगा। ओम, ये बातचीत का जो ये था वो शुरू हो चुका है और प्रधानमंत्री ने अपने जो स्वागत का जो भाषण होता है उसमें साफ तौर पर ये कहा है, नमस्कार से उन्होंने स्वागत शुरुआत की। और उसके बाद उन्होंने जो मोरक्को में जो भूकंप आया उसके बाद जो कुछ लोगों की जान गई,
उनको उनके लिए संवेदना व्यक्त की। उसके बाद फिर उन्होंने एक मंत्र दिया, विकास 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 और सबका विकास, सबका विश्वास, और सबका विश्वास का मंत्र देते हुए प्रधानमंत्री ने एक G20 को मंत्र दिया। और जो ग्लोबल है, ग्लोबल नॉर्थ, ग्लोबल साउथ, कहीं ना कहीं जो भारत है उसकी अध्यक्षता करना चाह रहा है ग्लोबल साउथ। अब इसमें अफ्रीकन यूनियन भी शामिल हो गया है। तो कहीं ना कहीं ये भारत की कूटनीतिक जीत मानी जा रही है और चाइना की कूटनीतिक हार, क्योंकि चाइना भी चाह रहा था कि अफ्रीकी यूनियन या हमारे साथ आए, पर आप देख रहे होंगे कहीं ना कहीं जो भारत को शामिल कराना, अफ्रीकन यूनियन, प्रधानमंत्री अध्यक्षता कर रहे हैं, भारत अध्यक्षता कर रहा है G20 की, और उसमें अफ्रीका को वो शामिल कराना, वो अफ्रीकी यूनियन को शामिल कराना काफी बड़ी बात है। बिल्कुल। आशुतोष जी, अब अफ्रीकन यूनियन भी इसमें शामिल हो चुका है, तो G20 को अब G21 कहने लगे? जी राणा जी, मैं कहूंगा कि G20 ना होकर G21 हो गई है। अफ्रीकी नेशन साउथ अफ्रीका के साथ 54 देशों को लेकर के 55 देशों का समन्वय हो गया है और G20 एक बहुत सशक्त संगठन बन गया है। हमारे प्रधानमंत्री ने आज ओपनिंग भाषण में सबसे पहले G20 में ये अफ्रीकन देशों को शामिल होने का जो घोषणा की, उससे चाइना को एक कूटनीतिक उसमें सेटबैक मिला। तो ये भारत की एक बहुत बड़ी जीत है। बाकी प्रधानमंत्री ने जैसा अपने भाषण में कहा कि हमको सबको साथ लेकर के चलना होगा, सबका विश्वास लेना होगा। विश्वास की जो आपस में एक दूसरे में कॉन्फिडेंस जो है उसकी काफी कमी रही है। तो अगर हम सभी देश साथ चलते हैं, एक दूसरे पर ट्रस्ट कर करके चलते हैं, तो हम इस संगठन को और ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं और संपूर्ण विश्व के विकास में हम बहुत कारगर साबित हो सकते हैं। प्रधानमंत्री पूर्ण रूप से आश्वस्त थे। बड़े बड़े बाहर के देशों के नेताओं से आकर के मिले, ऋषि सुनक मिले और सब उनसे मिल रहे हैं और सभी उनमें कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं। अब से कुछ समय पहले भारत दूसरे देशों पर आश्रित था, दूसरे देशों की तरफ देखता था, लेकिन आज हम दूसरे देशों की आवश्यकता बन चुके हैं। अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोप के अन्य देश भारत की तरफ देख रहे हैं, उनको भारत की आवश्यकता है। कुछ साल पहले तक भारत की स्थिति दूसरी थी, लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में देख रहे हैं कि छवि और दिशा दोनों ही बदल गई हैं। हर देश भारत की ओर अपनी आकांक्षा लगा करके बैठा है, भारत से बहुत कुछ उम्मीद कर रहा है कि भारत विश्व गुरु बने और उनको मार्गदर्शन करने में। बिल्कुल बिल्कुल। प्रमोद जी, अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, क्योंकि दुनिया में तमाम समस्याएं हैं और उन समस्याओं का जो निदान है, ये कहा जा रहा था कि भारत मंत्र से ही होगा। प्रधानमंत्री वो मंत्र दे चुके हैं, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास वाला। जी जी बिल्कुल। देखिए, विश्व की दिशा और दशा तय करने के लिए जो ग्रुप बने हैं, जैसे पहले G7 था, G8 हुआ, इंडस्ट्रियलाइज कंट्री का एक समूह था जो तय करता था कि क्या पॉलिसी होगी। आज के डेट में हुआ कि केवल इंडस्ट्रियलाइज देश वो तय नहीं करेंगे, डेवलपिंग कंट्रीज का भी उसमें शेयर होना चाहिए। भारत जो है एग्रेसिव हो रहा है, अपने पोजीशन को एसर्ट कर रहा है। विश्व की हम बहुत बड़ी मार्केट है, कोई भी कंपनी, कोई भी देश इसकी अनदेखी नहीं कर सकता है। बिल्कुल। और इस चीज को अब डेवलप कंट्री भी समझने लगे हैं, इसीलिए अब विश्व की दिशा और दशा तय करने में वो भारत को एक साझेदार मान रहे हैं। तो अब जो G20, G21 का जो ग्रुप बना है, ये करीब 85% वर्ल्ड GDP को रिप्रेजेंट करता है, अराउंड 65% पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है, 75% ग्लोबल ट्रेड को रिप्रेजेंट करता है। और ये जिस तरीके से G20 का आयोजन हो रहा है भारत में, इसमें इंक्लूजन है, इंटरनल भी और एक्सटर्नल। जैसे हमने अफ्रीकन यूनियन को शामिल कराया है, तो चाहे वो लिस्ट डेवलप कंट्री हो, डेवलपिंग कंट्री हो, सभी इस मंच पे आ रहे हैं। ये एक आइसोलेशन में पॉलिसी नहीं बन रही है। और इंटरनली देखें तो भारत के 60 शहरों में इसका आयोजन हुआ है, मीटिंग हुई है। और पहले इसमें G21 हम बोल रहे हैं, पर भारत में जो मीटिंग्स हुई है उसमें करीब 125 देशों के रिप्रेजेंटेटिव इसमें शामिल हुए हैं। बिल्कुल। तो भारत का हर एक नागरिक आज के डेट में उसको मालूम है कि G20 क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। देश के अंदर भी बहुत सारा डेवलपमेंट हुआ है, तो देश के लोग भी इसमें शरीक हुए हैं। तो इट इज ए क्वेश्चन ऑफ इंटरनल
एज वेल एज एक्सटर्नल एक्सक्लूजन ऑन ऑल फ्रंट। और इसमें भारत की जो क्रेडिबिलिटी है वो इस्टेब्लिश हो रही है। इसमें परमार्थ भी है और स्वार्थ भी है। जैसे आपकी क्रेडिबिलिटी स्टैब्लिश होगी तो आप मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकते हैं। यदि चाइना को आप पीछे छोड़ सकते हैं कूटनीति के क्षेत्र में एज ए मैन्युफैक्चरिंग हब, तो जो पार्टनरशिप होगी, इंडिया में बहुत सारा इन्वेस्टमेंट आएगा। जैसे टेक्नोलॉजी का जो क्षेत्र है, डिफेंस का क्षेत्र है। आज से पहले की जो डिफेंस डील वगैरह होती थी कि हमने बाहर से खरीदा और अपने यहाँ इस्तेमाल किया। अब इंडिया बदल रहा है। अब हम लीडरशिप देने की स्थिति में हैं। बिल्कुल गोयल जी, डेवलप कंट्री के साथ डील है वो ये नहीं है कि अपना प्रोडक्ट हमको बेच दो। हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात करते हैं और उसके लिए हम रिलायबल पार्टनर, बिल्कुल पाकिस्तान या सीरिया उस तरीके के बिल्कुल आप टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। बिल्कुल इस पाकिस्तान वाले सवाल पर भी मैं आपके पास आऊंगा प्रमोद जी। गोयल जी, सवाल अब ऐसे में यह है कि अगर चीन की उस पॉलिसी को समझा जाए कि जिस तरह से उसके यहाँ निवेश हुआ था, तो सस्ती लेबर का मिलना और सरकार की तरफ से जो तमाम सहयोग थे विदेशी कंपनियों को, उनका मिलना, अब इसी नीति को क्या भारत अपना रहा है और इसीलिए वो पूरी दुनिया की नजरों में एक सबसे बड़ा मार्केट नजर आ रहा है? अतिथि देवो भव। राणा साहब, मैं धन्यवादी हूं, आपने मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया। देखिए, मैं एक कुरुक्षेत्र से बोल रहा हूं जी। कुरुक्षेत्र वैसे तो दुनिया भर में जाना जाता है महाभारत के लिए, लेकिन मैं कुरुक्षेत्र को विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कहता हूं, क्योंकि भगवान कृष्ण ने यहाँ गीता का संदेश दिया था, जो हमें कुरुक्षेत्र को विश्व का पहला विश्वविद्यालय घोषित करने का प्रावधान करता है। जहां तक चाइना को compete करने की बात मैं नहीं कहूंगा, बल्कि हमें कॉपरेशन, सपोर्ट और हेल्प करने के लिए इस G20 को स्ट्रेंथन करने की बात जो कही गई है, चाइना को compete करने के लिए नहीं, बल्कि एक ऐसा प्रेशर ग्रुप जो विश्व शक्ति के रूप में उभर सकता है। मुझे खेद है इस बात का एक अर्थशास्त्री होने के नाते कि हमारे अंतरराष्ट्रीय स्तर की संस्थाएं, चाहे वो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हो, चाहे वो वर्ल्ड बैंक हो, चाहे वो यूएनओ हो, उनको क्षति पहुंची है इस तरीके के ग्रुप से। और हमें भी अपने देश की समस्याओं का समाधान करने के लिए मार्केट के तौर पर दूसरे लोग हमें यहाँ चीजें भेजना चाहते हैं, लेकिन मैं इसके लिए ये कहा करता हूं, न केवल भारत की बल्कि विश्व की मंदी को खत्म करने के लिए मेरा एक गीता बेस्ड कॉन्सेप्ट है नीडोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स ऑफ नीड्स, जिसमें हम नीडो कंजम्पशन की बात करते हैं, माइंडफुल कंजम्पशन की बात करते हैं, और ये सोचते हैं कि विश्व में हम एक विश्व शक्ति तभी बन सकते हैं जब हमारे पास अपने पैदावार अपनी कंजम्पशन से ज्यादा हो। हमारी उत्पादन की क्षमता बढ़ रही है, लेकिन मेरे लिए चिंता का विषय जनसंख्या है। जब तक हम जनसंख्या पर नियंत्रण नहीं करेंगे, तब तक हम विश्व शक्ति बनने में सक्षम नहीं हो सकते। लीडरशिप हमारी पहले से रही है, हमें लोग विश्व गुरु मानते रहे हैं, और वो आर्थिक दृष्टि के कारण नहीं बल्कि आध्यात्मिक दृष्टि के कारण हमारे से कोई विश्व गुरु का स्थान नहीं ले पाया है। चाइना को compete करने की जरूरत नहीं है, बल्कि मैं तो चाइना को एक मित्र बनाने के लिए ये कहा करता हूं, कम होम आई नीड अफेक्शन, CHINA, कम होम आई नीड अफेक्शन। दिस practically, Rana ji, I have used when I was in Seoul at South Korea in 2010-11, and we should not simply create enemies and have unhealthy competition, but we should work with cooperation and support to give leadership to the world, and that is possible by adopting the concept of needonomics, economics of needs, which is practically based on LIC logo, yogam kshemam vahamyam, your welfare is our responsibility। और मैं ये कहना चाहूंगा कि विश्व स्तर के ऊपर आज जो हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने की बात करते हैं, और जिसके लिए G20 का योगदान भी हो सकता है, मैं ये बताना चाहूंगा कि 17 टारगेट्स में से 5 टारगेट्स एजुकेशन के हैं, जिसके लिए भारत की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, अगर उसकी समस्याओं को समझते हुए एक समाधान के रूप में हम अपना लेते हैं
और विश्व स्तर के ऊपर इस शिक्षा प्रणाली को अपनाने की कोशिश करते हैं, तो इसमें कोई शक नहीं कि भारत एक विश्व गुरु के रूप में, एक विश्व शक्ति के रूप में पूरे विश्व को दशा और दिशा दे सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। ओम, सवाल अब यह है आपसे कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब मेहमान पहुंच रहे थे भारत मंडपम में और जब प्रधानमंत्री उनका वेलकम कर रहे थे, तो वो जो चेहरे पर मुस्कान थी, जो आत्मविश्वास था और जो हिंदुस्तान की परंपरा रही है अतिथि देवो भव, और दूसरी तरफ हम कह रहे हैं कि वसुधैव कुटुंबकम, वो जो भावनाएं उमड़ उमड़ कर आ रही थी, यही है जो भारत को महान बनाती है। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री स्वागत कर रहे थे और जो चेहरे पर मुस्कान था, चाहे वो हम बात करें जो बाइडेन की या फिर तमाम जो देश के जो अध्यक्ष आए हैं उनकी, उनकी जो चेहरे पे मुस्कान थी और उनके चेहरे की जो झलक थी वो काफी गौरवान्वित कर देने वाली थी भारत को। और आपको बता दूं कि सबसे बड़ा सवाल अभी ये उठता है कि अब जो ये वन अर्थ वन फ्यूचर वन फैमिली के रूप में इसे 3 सत्र में बांटा गया है। इसे आज 2 सत्रों पर बैठक होनी है सम्मेलन में, वन फैमिली वन अर्थ पे और कल वन फ्यूचर पे होगी। तो अब सवाल ये कि ये जो दोनों सत्रों की ये जो सम्मेलन होनी है, इसकी जो डिक्लेरेशन निकल कर सामने आएगी, इसमें कई मसले ऐसे हैं, जैसे आपने देखा होगा कि यूक्रेन और रशिया का जो मुद्दा था, उससे भारत का जो पक्ष था वो काफी न्यूट्रलिटी वाला था और वो पूरी दुनिया ने सराहा कि जो न्यूट्रलिटी वाला वो पक्ष था। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि अब जो आने वाला जो ये है डिक्लेरेशन है, उसमें क्या क्या किन किन बिंदुओं पर चर्चा हुई है और क्या क्या उस डिक्लेरेशन में होता है, ये भी देखने वाली बात हुई। बिल्कुल आशुतोष जी, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अपना संबोधन शुरू करते हैं और उसकी शुरुआत में ही वो मोरक्कम की जिक्र करते हैं, उसके भूकंप का जिक्र करते हैं, तो ये उस तरफ भी एक कदम है कि एक तरफ G20 जैसा बड़ा कार्यक्रम हो रहा हो और अगर हमारे देश के दुनिया के किसी छोटे से देश में अगर भूकंप आता है और हम उसका भी जिक्र करते हैं, हम उसको भी संवेदनाएं देते हैं, हम उसके लिए भी मदद का हाथ बढ़ाते हैं, तो यही है एक पृथ्वी, एक परिवार, एक फ्यूचर। और अगर किसी को भी समस्या है तो फिर वो सबकी समस्या है। आशुतोष जी देखिए राणा जी, मैं कहना चाहूंगा कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी केवल भारत के बारे में सोचते हैं, उनको विश्व को अपना परिवार मान करके चलते हैं। कहीं भी किसी भी देश में छोटे से छोटा, चाहे कितना भी छोटा देश हो, अगर कोई आपदा आती है तो प्रधानमंत्री इस मामले में बड़े संवेदनशील हैं। अपनी जो है भावना प्रकट करते हैं कि उनके देश में जो लोगों की नुकसान हुआ, 632 लोगों के जैसे मरने की अभी खबर आ रही है कि 632 लोग मोरक्को में मारे गए, तो प्रधानमंत्री ने उनके प्रति भी अपनी संवेदना प्रकट करी। ये भारत के प्रधानमंत्री की विश्व को अपना परिवार मानने की जो है वन फैमिली वन अर्थ वन फ्यूचर, इस पॉलिसी को दिखाता है कि हमारे भारत के प्रधानमंत्री न केवल भारत के बारे में सोच रहे हैं, पूरे विश्व को अपना परिवार मान करके सोचते हैं और विश्व के भलाई के लिए सोचते हैं। अगर हम सब लोग मिलकर के अपना विश्वास पुनर्स्थापित कर सकें, जिससे जैसे कि पिछले समय से देखने में आ रहा है विश्वास की कमी है, जिससे कि देश आपस में एक साथ मिलकर के विश्व का विकास नहीं कर पा रहे हैं। प्रधानमंत्री का मुख्य उद्देश्य इसमें यही होगा, वन फैमिली। अगर हम आपस में मिलकर के कार्य करेंगे, 55 देश अफ्रीका के एक साथ मिलकर के आते हैं, तो ये समूह और स्ट्रांग हो जाता है और सारे के सारे विश्व के भलाई के लिए, विश्व के विकास के लिए और पृथ्वी के विकास के लिए, सबके लिए सोच करके हम उसको आगे लेकर के बढ़ सकते हैं। G20 ना रह करके 21 हो गया है और ये बहुत सशक्त हो गया है और विश्व के विकास में इसकी बहुत अहम भूमिका रहेगी। जब विश्व के विकास में अहम भूमिका होगी, प्रधानमंत्री का हमेशा जिक्र होगा कि भारत के प्रधानमंत्री ने कितना महान कंट्रीब्यूशन करा, इसको सारा का सारा विश्वास देख रहा है। जो G20 का सम्मेलन है, पूरी दुनिया, पूरा लगभग 8 बिलियन लोग इसको दुनिया के विभिन्न देशों में इसको देख रहे हैं। और मैं समझता हूं कि आज जो पहला चरण, अब 3 बजे दूसरा चरण शुरू होगा। पहले चरण की जो उसमें टिप्पणी बात आएगी तो लोगों को पता लगेगा कि व्हाट इज द आउटकम ऑफ आवर फर्स्ट सेशन। तो विश्व भारत की ओर बड़ी उत्सुकता से देख रहा है कि G20 कहां तक कितना सफल होता है। चाइना ने ना आकर के एक कूटनीतिक उसकी हार हुई यहाँ पर और भारत उसमें सफल रहा। अफ्रीकी देशों को साथ लाने में चाइना भी अब उनसे अपना संबंध बढ़ाने के लिए, नजदीकी बढ़ाने का प्रयास करेगा। बिल्कुल। तो जब इतना बड़ा समूह एक साथ मिलकर के चलता है तो निश्चित ही देश का, विश्व का, सबका विकास होगा, विश्वास होगा
और सब एक दूसरे के करीब आएंगे, जो कि बहुत अत्यंत आवश्यक है आज के। बिल्कुल प्रमोद जी, एक तरफ तो हिंदुस्तान कह रहा है कि हम एक फैमिली हैं, पूरा विश्व एक फैमिली है, एक परिवार है, लेकिन G20 की तमाम सफलताओं के साथ एक मुश्किल भारत के सामने यह भी है कि रूस और चीन दोनों इस बात पर अड़ गए हैं कि यूक्रेन संघर्ष पर किसी भी तरह की कोई भी बातचीत नहीं होनी चाहिए। तो फिर ऐसे में साझा पत्र जारी कैसे होगा? जितने भी समिट होते हैं उसकी चैलेंजेस हैं, सबको अपनी अपनी सॉफ्ट पावर इस्तेमाल करनी है जी। जितनी भी कंट्री है वो सोवरेन कंट्री है, आप जबरदस्ती किसी से अपनी बात नहीं मनवा सकते हैं, लेकिन किसकी बात मानी जाएगी? तो जब आप इकोनॉमिकली अच्छा करते हैं और नॉट ओनली अच्छा करते हैं, आप दूसरों को हेल्प करने की स्थिति में रहते हैं। इसीलिए प्रधानमंत्री ने कहा मोरक्को में कुछ हुआ तो हम हेल्प करने के लिए तैयार हैं। तो जब आप इस स्थिति में पहुंचते हैं कि आप दूसरों के लिए इम्पोर्टेंट हैं, अपने को असर्ट करते हैं, दूसरों को हेल्प करने की स्थिति में हैं, तो आप परसुएड कर सकते हैं। तो अभी के समिट में रशिया यूक्रेन वाला मामला एक तनाव वाला स्थिति है, क्योंकि यूरोप के जितने देश हैं सब में इन्फ्लेशन काफी है और इसके लिए वो रशिया यूक्रेन वार को जिम्मेवार मानते हैं, रशिया को एग्रेसर मानते हैं। इंडिया ने अपनी न्यूट्रल पोजीशन बना रखी है, तो कंसेंसस होना तो मुश्किल लग रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि कोई फुटनोट आएगा उसमें और उस इश्यू को छोड़ के बाकी इश्यूज के लिए ज्वाइंट डिक्लेरेशन आएगा, जैसे क्लाइमेट चेंज को, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी पे बड़ी स्टेटमेंट आने की उम्मीद है। जैसे भारत में जैसे यूपीआई का इस्तेमाल हुआ और यूपीआई के थ्रू भारत ने जैसे इंक्लूजन किया है विद इन इंडिया, जो समाज के बिल्कुल अंतिम पैदान पे उसका भी फाइनेंशियल इंक्लूजन हुआ है, डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर वगैरह हुए हैं। ये सारी ऐसी चीजें हैं जो दूसरे देश भी इसको अपना सकते हैं और भारत उसमें मदद देने को तैयार है। बिल्कुल। तो मुद्दा केवल एक रशिया यूक्रेन नहीं है, बहुत सारे इश्यूज हैं, उस पर साझा ज्वाइंट स्टेटमेंट आएगा और रशिया यूक्रेन पे मुझे लगता है कि कुछ फुटनोट आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। आशुतोष जी, गोयल जी आपके पास में आऊंगा, लेकिन पहले आशुतोष जी से मेरा सवाल आपसे भी यही है कि G7 के जो देश हैं उनका ये कहना है कि बिना यूक्रेन युद्ध पर बात किए बिना आगे नहीं बढ़ा जा सकता है, लेकिन ऐसे में अगर रूस और चीन इस बात पर अड़ जाते हैं कि उस पर बात ही नहीं होनी चाहिए, तो फिर आगे की संभावनाओं को कैसे तलाशा जाए? देखिए राणा जी, हर समस्या का कोई ना कोई हल होता है। हाँ। हल आसानी से निकल रहा है, इसका भी हल निकलेगा। रूस और यूक्रेन का युद्ध जो है 1.5 वर्ष से ज्यादा हो चुका है, 18 महीने से ज्यादा का समय हो चुका है रूस और यूक्रेन को युद्ध को, और दोनों देशों का काफी आर्थिक रूप से काफी नुकसान भी हो रहा है, लेकिन दोनों अपनी अपनी उस पर अड़े हुए हैं। प्रधानमंत्री का हर संभव प्रयास होगा कि इन दोनों देशों की युद्ध को जल्दी से जल्दी शीघ्र समाप्त किया जाए। प्रधानमंत्री ने पहले भी एक दफा कहा था कि युद्ध का हल आपस में बैठ करके वार्तालाप के द्वारा निकाला जाए। प्रधानमंत्री ने पहले भी कोशिश करी थी, अब भी प्रधानमंत्री दोनों देश के नेताओं को प्रोत्साहित करने की कोशिश करेंगी, वो आपस में बैठ करके बातचीत करें और बातचीत से ही इस चीज का हल निकलता है। लड़ाई जो है, युद्ध किसी चीज का हल नहीं है, युद्ध विनाश की तरफ लेकर के जाता है और दोनों देशों का काफी हद तक नुकसान हो रहा है। उन दोनों देशों को इसका एहसास भी है, यूक्रेन को, रशिया को, दोनों को अपने नुकसानों का भी एहसास है। और दुनिया पूरी की पूरी दुनिया, महाशक्तियां जिन्होंने इसको युद्ध में धकेला, वो इसको बड़े आराम से देख रहे हैं कि दोनों देश कहां से कहां जा रहे हैं। लोगों को आगे बढ़ा करके युद्ध में झोंक करके वो महान शक्तियां पीछे हट गई और अब युद्ध का परिणाम कहाँ हो रहा है, कितना तहस नहस हुआ, ये सब चीजों का अच्छी तरह एहसास हुआ। आर्थिक रूप से भी जनता का भी नुकसान हुआ और मैं समझता हूँ इस चीज का भी शीघ्र उपाय निकलना चाहिए। इस पे चर्चा हो ना हो, क्योंकि रूस ने भी और यूक्रेन ने दोनों ने कहा कि भाई इसके ऊपर चर्चा नहीं होगी, लेकिन प्रधानमंत्री अपनी उससे विद्वत्ता से इसका कोई ना कोई हल निकालने की कोशिश करेंगे और दोनों देशों को नेताओं को पर्सुएट करेंगे कि इसका जल्दी से जल्दी हल निकाला जाए। युद्ध कोई किसी भी समस्या का हल नहीं होता। और जैसा प्रधानमंत्री ने कहा कि इस साल ये मिलेट ईयर घोषित किया गया कि खाने पान के बारे में विश्व को आगाह कराया गया कि मोटे खाने से बाजरा, जौ आदि का खाना, ये वो अन्न है जो गरीब से गरीब देशों में भी पैदा होता है, गरीब से गरीब लोग भी इसको अफोर्ड कर सकता है, खा सकता है। तो इसको मिलेट ईयर घोषित किया, ये भी एक बहुत सराहनीय घोषणा हुई प्रधानमंत्री की तरफ से। तो अन्य सब देश इस उसमें साथ देंगे
हमारे को जो मेजबानी हुई है 60 विभिन्न शहरों में 200 से ज्यादा मीटिंग हो चुकी है G20 की, और विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। उसमें हर छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी की समस्या को देख करके उसका हल निकालने के लिए इन देशों के नेताओं ने इस पे मंथन किया, विचार विमर्श करा। और मैं समझता हूँ कि जब इतने देश एक साथ आकर के इन चीजों में अलग अलग सब्जेक्ट से, अलग विषयों पे विचार मंथन कर रहे हैं, तो हर चीज का हल निकलेगा, इसका भी हल बिल्कुल 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 बिल्कुल। आशुतोष जी, आपका शुक्रिया हमें समय देने के लिए। बिल्कुल ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। प्रमोद जी, आपका शुक्रिया हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए और अपना समय देने के लिए। गोयल जी, सवाल आपसे मेरा यही है कि क्योंकि जब वित्त मंत्री और विदेश मंत्री की अध्यक्षताओं के साथ जब ये बैठकें हुई थी G20 की, उस समय पर भी यूक्रेन के युद्ध पर बातचीत नहीं बन पाई थी। उस समय पर भी रूस और चीन लगातार इसी बात पर अड़ा रहा, और फिर साझा पत्र उसमें भी जारी नहीं हो पाया था, या कहीं कि साझा जो दस्तावेज हैं वो जारी नहीं हो पाए थे। तो अगर क्या इसमें भी कुछ संभावना है, या फिर स्थिति वैसी ही रह जाएगी? राणा साहब, समस्याओं के समाधान बातचीत से ही हुआ करते हैं, और लेकिन ये मेरा मानना है कि हम जब लड़ते हैं ना, वो लालच के कारण लड़ते हैं। मैंने इस तरीके के अर्थशास्त्र को, चाहे वो G20 में डिस्कशन हो रहा हो, चाहे वो G7 में हो रहा हो, वहां हम सब लोग एक दूसरे से बायलेटरल चीजें गेन करने की कोशिश करते हैं। वास्तव में अगर देखा जाए, मैं इस बात से प्रधानमंत्री जी की सहमत हूं कि हमारा जो डिस्ट्रस्ट है, इकोनॉमिक्स में हम इसको कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ डिस्ट्रस्ट, और ये जो कोफिशिएंट ऑफ डिस्ट्रस्ट है, दिस इज द कॉज ऑफ ऑल काइंड ऑफ डेफिसिट, चाहे वो ट्रस्ट का डेफिसिट हो, चाहे वो फिस्कल डेफिसिट हो, चाहे वो बजट डेफिसिट हो, चाहे वो रेवेन्यू डेफिसिट हो, चाहे वो प्राइमरी डेफिसिट हो, चाहे वो वर्ल्ड लेवल पे हो, चाहे वो नेशनल लेवल पे हो, चाहे वो लोकल लेवल पे हो। तो इन सभी समस्याओं का समाधान बैठ करके हो सकता है। इसके लिए हमें ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ फाइनेंसिस क्रिएट करने की आवश्यकता है, ताकि हम कुछ ऐसे फंड क्रिएट करें वर्ल्ड लेवल के ऊपर, ताकि आधारभूत समस्याओं का समाधान निकल सके। जहां तक इस चर्चा की बात हो रही है कि इस यूक्रेन और रशिया की लड़ाई, देखिए हम लोग आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जमाने में हैं। मेरा ये मानना है कि ये सिर्फ ग्रीड के कारण हो रहा है, सुपरमेसी के कारण हो रहा है, और इसका समाधान केवल यही है कि जब हम रियलाइज कर लेंगे, हम भारत से सीख लेंगे कि हमें किस तरीके से विश्व शांति करनी है, जिसका संदेश हमारे गीता में उपलब्ध है, जिसमें हम नीडोनॉमिक्स की बात करते हैं। भगवान कृष्ण ने 9वें अध्याय के 22वें श्लोक में कहा है, अन्यन्या चिंतन्तो मायो जना पर्युपास्ते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगम क्षेमम ब्रह्मम। मीनिंग thereby, Lord Krishna says in Kurukshetra, if you believe me completely, absolutely and wholeheartedly, whatever you need, that I'll give you. Whatever you have, I take care of. And that is basically the Needonomics, which is practically flowing from the LIC logo, Yogam Kshemam Bhaumyam, which can provide leadership to India for solving the problems, including the war of words, blame, that is possible only by adopting Needonomic school of thought and saying no to greed. All kind of greed is the cause of causes of corruption, terrorism, distrust, fiscal deficit, revenue deficit, all kind of economic problems. Even the balance of payment crisis is because of that greed. And we can say no to all these issues only by adopting Needonomic school of thought, which is an idea of India, which is spiritual, ethical, and non-violent nature. It is practically a tribute to Mahatma Gandhi, who used to say, earth produces sufficient to satisfy needs, not greed. Therefore, whether we have G7, whether we have G20, until or unless we confine to Needonomics and say no to greed, we cannot find the solution of the global problems. बिल्कुल। अब क्योंकि सबसे बड़ी जो बात है निकलकर जो सामने आ रही है वो यही है कि आखिर जो मंत्र हिंदुस्तान दे रहा है, जो मंत्र भारत दे रहा है पूरी दुनिया को, तब दुनिया की तमाम समस्याओं से निपटने के लिए, वो अचूक मंत्र है, वो ऐसा मंत्र है जो इन सभी समस्याओं का निदान करेगा। और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने संबोधन में भी इसी बात का जिक्र किया, और उन्होंने कहा कि अगर एक धरती है तो एक परिवार है, एक परिवार है तो एक ही फ्यूचर होगा, और एक ही फ्यूचर है
और साथ ही अगर किसी भी पूरी दुनिया में किसी को भी समस्या है तो फिर वो पूरी दुनिया की समस्या होनी चाहिए और इसी के आधार पर हम आगे बढ़ सकते हैं, विकास कर सकते हैं और एक साथ तेजी के साथ बढ़ सकते हैं। हमारे साथ हमारी संवाददाता निशी भाटिया भी जुड़ गई हैं। निशी, जो लगातार चीजें हम देख रहे हैं इस G20 के समय पर, और अब तो G21 हो गया है, अब ऐसे में भारत की एक बड़ी और महत्वपूर्ण उपलब्धि है। निशी, बिल्कुल जिस तरीके से आप कह रहे हैं G20 से G21 हो गया और इसमें भारत की महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि अब भारत G20 की मेजबानी कर रहा है और इसको पूरी तरीके से रन कर रहा है। तो इसके अनुसार जो बाहर से जितने भी देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं उनकी पूरी जिम्मेदारी उन पर है, क्योंकि भारत जाना ही इसलिए जाता है कि वो मेहमानों की खातिरदारी बहुत अच्छे से करता है। वहां पर भारत में यही संस्कृति है और यही हम लोगों को बचपन से सिखाया जाता है। और चाहे हमारे कितने भी देशों से कैसे भी संबंध हो, लेकिन आपने देखा होगा कि जितने भी राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं उनके साथ हमारा व्यवहार क्या कुछ है, चाहे कोई भी देश की बात की जाए, हमारे मतभेद कैसे हो, लेकिन जब बात मुलाकात की होती है, चाहे बातचीत करने की होती है, चाहे बायलैटरल टॉक की होती है, तो इसमें भारत काफी अच्छे से पूरी भूमिका निभाते हुए स्वागत कर रहा है सभी राष्ट्रीय अध्यक्षों का। क्योंकि अब G20 को लेकर चारों तरफ जो दिल्ली है वो भी सजा दी गई थी। अब क्योंकि यहाँ पर ट्रैफिक व्यवस्था की अगर मैं बात करूँ तो पूरे सुचारू रूप से यहाँ पर ट्रैफिक व्यवस्था ठीक है और यहाँ पर कोई भी दूर दूर तक गाड़ियां देखने को नहीं मिल रही है। सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम कर दी गए हैं। इसके अलावा जितने भी राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं अब वो मीटिंग के बाद यहाँ पर दिल्ली का दौरा करने वाले हैं, दिल्ली की अहम जगहों पर जाने वाले हैं। उसके बाद मुझे सुनत का कहा जा रहा है कि वो अक्षरधाम आएंगे, इसको लेकर भी बातचीत की जा रही है और उनको राम मंदिर के लिए इन्विटेशन भी आ चुका है। जब रामलला जी को स्थापित किया जाएगा, जब उसके बाद राम मंदिर को उद्घाटन के लिए ओपन किया जाएगा तो उसके लिए भी उनको एक इन्विटेशन भेजा जा चुका है। अब देखने वाली बात होगी कि ये डिप्लोमेसी किस हद तक काम आती है, क्या होता है इसके बाद। बिल्कुल निशी, साथ ही इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह भी है कि अगर G21 अब हिंदुस्तान की अध्यक्षता के समय पर बनता है तो हिंदुस्तान की उपलब्धि की किताब में भी एक पन्ना जुड़ जाता है और G20 के इतिहास के लिए भी एक पन्ना अलग से जुड़ जाता है कि G21 कब बना तो हिंदुस्तान का नाम सबसे ऊपर होगा, भारत का नाम सबसे ऊपर होगा और दिल्ली में ये हुआ, ये उपलब्धि सबसे ऊपर होगी। बिल्कुल, भारत की अर्थव्यवस्था की अगर बात की जाए तो उसको लेकर भी तमाम बातें कही जा रही थी, लेकिन प्रधानमंत्री काफी हद तक पूरे मामले को लेकर सॉर्टेड नजर आ रहे हैं कि तीसरी अर्थव्यवस्था मैं बना दूंगा, क्योंकि हम उस डेवलपमेंट की राह पर है जिसकी बहुत ही तेजी के साथ प्रगति कर रहे हैं और उसको लेकर सारे जो देश है जो यहाँ पर G20 सम्मेलन में भाग लेने भी आ रहे हैं तो भारत की इतनी बात को लेकर सराहना कर रही है और पूरी तारीफ भी कर रही है जोर शोर से कि हाँ भारत एफर्ट डाल रहा है, पूरी कोशिश कर रहा है डेवलपमेंट के लिए। तो इसमें हर संभव सहयोग भारी देशों से भी मिलेगा, क्योंकि जो भारत है वो अपने आप में द्विपक्षीय बैठक बायलैटरल टॉक के माध्यम से जो जो कमियां भारत के अंदर है उनको पूरा करने के लिए वो टॉक के माध्यम से कई चीजों को सॉर्टेड करने की कोशिश की जा रही है। आपको बता दें कि जिस तरीके से अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से जब राष्ट्र बातचीत हुई है, मीटिंग हुई है, इस मीटिंग में भी काफी बातों पर मोहर लगती हुई नजर आई है, चाहे वो न्यूक्लियर मिसाइल्स की बात हो, चाहे छोटे परमाणु रिएक्टरों की बात हो, चाहे जेट इंजनों की बात हो, इन सब पर बातचीत हुई है, चाहे वो टेक्नोलॉजी की बात हो। इसको लेकर भी लगातार भारत अपनी जुबान बिल्कुल क्लियर रखता है और इसको लेकर उन्होंने कहा है कि जो संभव प्रयास से हम आपका सहयोग कर सकते हैं हम वो करेंगे, आप हमारा जो सहयोग कर सकते हैं आप हमारे साथ करिए, हम दोनों मिलकर चलेंगे। क्योंकि इससे पहले भी अमेरिका और इंडिया के जो रिलेशन है वो काफी अच्छे होते जा रहे हैं। जब अमेरिका जाते प्रधानमंत्री तो उनका अच्छे से सत्कार होता है, उनकी सद्भावना के साथ उनका स्वागत किया जाता है। लेकिन अब G20 की मेजबानी जब भारत कर रहा है उसके बाद जब राष्ट्रपति जो बाइडेन की ये पहली G20 को लेकर भारत यात्रा है, दिल्ली यात्रा है, तो इसको लेकर तमाम मायनों में काफी बातें निकलकर सामने आई थी, जिसके बाद चीन और खासकर पाकिस्तान की नजर इस पर बनी हुई थी। तरह तरह की बातें वो कर रहा था, भड़काऊ भाषण देने की कोशिश की जा रही थी। और अभी आपको बता दें कि अभी तो सिर्फ अमेरिका की बात हुई है, 5 बायलैटरल टॉक अभी बाकी है, जिसमें कि अभी फ्रांस की बातचीत होनी बाकी है। फ्रांस के राष्ट्रपति पहुंच चुके हैं, अब इसके बाद उनकी भी बातचीत होगी और इस बायलैटरल टॉक में काफी अहम भूमिका निभाई जाएगी टेक्नोलॉजी को लेकर, एनवायरमेंट को लेकर, हेल्थ को लेकर। और जो भी बड़े बड़े अधिकारी डेलीगेट यहाँ पर मौजूद हो रहे हैं G20 की मेजबानी करते हुए, जहाँ पर प्रधानमंत्री लगातार उनका भव्य स्वागत कर रहे हैं। अंतराल में सबका स्वागत किया जा रहा है
इसको लेकर भी अब लगातार प्रधानमंत्री बिल्कुल निश्चित लौटता हूं आपके पास में फिर से। बिल्कुल आशुतोष जी, सवाल अब यह है कि जिस तरह से G20 का जो भव्य आयोजन हिंदुस्तान कर रहा है, भारत कर रहा है, ऐसे में पाकिस्तान की तरफ से जो प्रतिक्रियाएं आई, भले से ही उसके राजनीतिक नेता ये कहते रहे कि उन्हें G20 के इस कार्यक्रम से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो पाकिस्तान की जनता की तरफ से प्रतिक्रिया आई तो उसमें सीधे तौर पर यह कहा गया कि हिंदुस्तान जिस तरह से भव्य तरीके से आयोजन कर रहा है ये बड़ा महत्वपूर्ण है और इसमें पाकिस्तान कहीं नहीं टिकता है और वो अपनी सरकार को कोसते हुए नजर आए। देखिए, मैं राणा जी मैं कहूंगा कि पाकिस्तान की जनता सच्चाई को जानती है। आजकल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू सारी की जनता पल पल की खबर रखती है, कहाँ किस देश में दुनिया में कहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। नेताओं की जहां तक बात है, पाकिस्तान के नेता अपनी भारत की छवि को धूमिल दिखाने की हर प्रयास करते हैं जिससे वो अपने को सुपीरियर दिखा सकें। लेकिन पिछले कुछ सालों में देखने में आया है कि जनता को सारा दूध का दूध पानी का पानी होता नजर आ रहा है कि भारत और पाकिस्तान भारत से सालों दशकों पीछे है और भारत तक पहुंचने में उसको काफी समय लगेगा। भारत की G20 की मेहमानी जिस भव्य स्तर पे इसका आयोजन किया गया है, जिस तरह से मोदी जी एक एक नेता से व्यक्तिगत रूप से मिल रहे हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज बताती है जो नेता उनसे मिलकर के कैसा अनुभव कर रहे हैं। और आज के समय में भारत विश्व गुरु बन रहा है, बन चुका है, क्योंकि भारत ने विश्व को जो दिया, भारत ने जो विश्व की उपलब्धियों की किताब है उसमें भारत ने बहुत कुछ दिया। चांद पे चंद्रयान तो आज पहुंचा है, लेकिन चंद्रयान से पहले सूर्यों की सब ग्रहों की जो है उस बारे में जानकारी भारत बहुत पहले से दे चुका है। और ये जो G20 की सफलता का अध्याय भी उस उपलब्धि में एक जुड़ने के लिए जा रहा है। पाकिस्तान की जनता सच को जानती है कि सच कहां से कहां। आज की तारीख में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है, AI। दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भारत का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। भारत ने दुनिया को विश्व स्तर के वैज्ञानिक दिए, डॉक्टर्स दिए, इंजीनियर्स दिए, साइंटिस्ट, सभी क्षेत्रों में भारत का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। केवल भारत के इतिहास को तोड़ मरोड़ करके किताबों में दिखाया गया, जिससे कि जनता विश्व की दुनिया दिग्भ्रमित रही कि भारत का योगदान ना होकर के यूरोपीय देशों का ज्यादा योगदान रहा। लेकिन अब यूरोप के देश, पाश्चात्य देश सच्चाई को समझने लगे हैं। अब इस G20 के दौरान जितने भी बायोलैटरल टॉक्स हो रही हैं, बायोलैटरल एग्रीमेंट्स होंगे, प्रधानमंत्री की मेक इन इंडिया का जो स्कीम है, जहां भारत इंपोर्ट करता था, विदेशों से आयात करता था, और भारत आज एक्सपोर्ट करने की स्थिति में है। बिल्कुल बहुत से बाहर के देश भारत की ओर आतुर होकर के देख रहे हैं कि हम किस तरह से भारत की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया जाए। बिल्कुल गोयल जी, क्योंकि पाकिस्तान की बात चली है तो पाकिस्तान की तरफ से एक ये भी बयान आया जो उसकी जनता की तरफ से आया कि बांग्लादेश तो एटमी पावर भी नहीं है, लेकिन उसके बाद भी उसे G20 में बुलाया जाता है, उसका स्वागत किया जाता है। पाकिस्तान है लेकिन उसके बाद भी उसे कोई पूछ नहीं रहा है। तो ये कहीं ना कहीं टीस तो है जनता को भी। राणा साहब, मेरा ये मानना है कि पाकिस्तान का तो एग्जिस्टेंस ही इसलिए है कि वो इंडिया को अपोज करता है जी, जबकि होना ये चाहिए। जब मैं सियोल साउथ कोरिया में था, वहां कई पाकिस्तानी मित्र थे जिनके साथ हम इकट्ठे घुमा करते थे और बातचीत किया करते थे। तो इंडिविजुअल लेवल पर पाकिस्तानीज आर वेरी गुड, लेकिन पाकिस्तान एक जो लीडरशिप है वो हमेशा सर्वाइव ही इसलिए कर रही है ताकि वो इंडिया को अपोज कर सके, भारत को अपोज कर सके। हमें इन छोटी छोटी अपोजिशंस का कोई फर्क नहीं पड़ता और हमें तो सॉल्यूशन टीम बन करके विश्व की समस्याओं का समाधान करना है। देखिए, बहुत से राष्ट्र इवन इस G20 के बीच में भी ऐसे हैं जो हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं और उनसे हमें सीखना चाहिए। देखिए राणा साहब, हम 15 अगस्त को जब झंडा फहराते हैं ना, तो हमारे साथ एक और देश झंडा फहराता है जिसके राष्ट्रपति G20 में आए हुए हैं, साउथ कोरिया के राष्ट्रपति जी। और आज वो बहुत सी समस्याओं से जूझ रहा है, लेकिन हमें उनसे भी सीखना चाहिए। जैसे उनका कल्चर है पली पली मीन्स हरी अप एंड बी क्विक। हम लोग कई बार अपनी डिसीजन मेकिंग को डिले कर देते हैं, जिसके कारण हमें चिंता का विषय हमारे लिए बनता है। हमें, आशुतोष जी मेरी बात से सहमत होंगे, जब तक हम जनसंख्या पर नियंत्रण नहीं करेंगे तब तक हम विश्व स्तर के जो है अर्थव्यवस्था नहीं बन सकते। चाहे हम 2047 में स्वर्णिम भारत की बात करते हो, तो हमें तो सभी लोगों से सीखने की भी होनी चाहिए। आज अगर हम देखें, हमें बहुत से देश स्टूपिड स्मार्ट हैं, ओवर स्मार्ट हैं, और हमें स्ट्रीट स्मार्ट बनने की जरूरत है ताकि हम
सभी से अपना रास्ता बिना करके आगे निकल सकें और पाकिस्तान से डरने वाली कोई बात नहीं। बिल्कुल 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 निशी, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं ये उसकी सच्चाई को तो बताती ही है, और जो उसकी जनता का ये कहना है कि हिंदुस्तान आने वाले समय में बहुत आगे होगा और हम जहां हैं हम यहीं पर होंगे, क्योंकि ये हमारे नेतृत्व की कमजोरी है। तो भले से उसके राजनीतिक लोग कुछ भी कहते रहें, लेकिन सच्चाई सामने आ रही है। बिल्कुल, जिस तरीके से प्रधानमंत्री ठोक के ये बात कह रहे हैं कि तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हम एक बारी में भारत को खड़ा कर देंगे, तो ये बात अब कचौटी इसलिए नजर आ रही है क्योंकि जो बाहरी देश है, चाहे हम चीन की बात करें, चाहे हम रूस की बात करें, चाहे हम बात करें पाकिस्तान की, सभी मेरे पर उस बात को लेकर शिकंज जरूर आई। आपको बता दें, पाकिस्तान लगातार ऐसे बयानबाजी इसलिए कर रहा है, वो कह रही है कि आपकी अर्थव्यवस्था कभी ठीक नहीं हो सकती। हालांकि वो अंदर से जानते हैं कि भारत की जो प्रगति की ओर है और लगातार किस तरीके से विश्व को चाहे आसियान हो चाहे G20 समिट हो, इसको लेकर किस तरीके से भारत को बिल्कुल सम्मानित रूप से सबसे आगे रखा जा रहा है, जहाँ पर बड़े बड़े देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौजूद होते हैं। तो इससे कहीं ना कहीं पाकिस्तान के चेहरे पर बौखलाहट देखने को मिल रही है। इसके अलावा आपको बता दें, एक और बड़ी अपडेट सामने आ रही है, जहाँ पर पश्चिमी मीडिया लगातार G20 की मेजबानी करते हुए भारत के खिलाफ आप दुष्प्रचार करना शुरू कर चुका है, अलग अलग तरह की खबरें चलाना शुरू कर दिया है कि जिससे कि भारत अब जो ऐसे अच्छे से काम कर रहा है उसमें कहीं ना कहीं अड़चनें पैदा हो जाए। आपको बता दें, रूस की जो सरकारी मीडिया है RT, तो उसके तहत भी काफी भड़काऊ बातें कही गई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि G20 की मेजबानी करता हुआ भारत लगातार चारों तरफ जैसे कहेंगे होर्डिंग्स लगा रहा है, बैनर्स लगा रहा है, सड़कें साफ बंद कर रहा है, चाहे पेंटिंग की बात हो। लेकिन उसके पीछे जब सड़कों को साफ करने की जा रही है तो वहां पर जो आसपास की झुग्गियां हैं उनको गिरा दिया गया था G20 को लेकर। तो हालांकि ये बात कहीं ना कहीं झुठलाती हुई नजर आ रही है, क्योंकि इसको यहाँ की मीडिया ने भी क्रॉस चेक करके इस चीज को बताया है। चाहे कैनेडा की मीडिया है वो भी लगातार इस बात को उठाई, पश्चिमी मीडिया लगातार अब G20 की मेजबानी करते हुए भारत को टारगेट करने की कोशिश कर रही है और भड़काऊ ऐसी बातें कह रही है, जिससे कि ग्लोबल साउथ के प्रधानमंत्री बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं पूरे एशिया को हो सकता आने वाले टाइम पर सिर्फ भारत आगे प्लीज करे और उसको आगे फॉरवर्ड करे, इसलिए कहीं ना कहीं बाकी जो देश हैं वो जलते हुए नजर आ रहे हैं, इसलिए वो ऐसे भड़काऊ बातें कर रहे हैं। लेकिन इससे काफी हद तक ये चीजें क्लियर हो जा रही है कि जो अपने जो आर्टिकल्स में छाप रहे हैं उससे ये साफ हो रहा है कि वो अमेरिका को भी टारगेट कर रही है, क्योंकि अमेरिका के भी कई ऐसे कैलिफोर्निया जगह है जहाँ पर कई लोग ऐसे हैं जो बेरोजगार है, बेघर है, और उनको भी टारगेट करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि जो बाइडेन और प्रधानमंत्री की जो मुलाकात है उससे भी काफी सारे लोग जल रहे हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छी सहमति, बहुत अच्छे रिलेशन को आगे बताती है और ये बहुत ही बड़ा यूनियन बन जाएगा। अगर अमेरिका और इंडिया के रिलेशन अच्छे हो जाते हैं तो टेक्नोलॉजी वाइज भी अच्छा हो जाएगा, एनवायरमेंट वाइज भी, हेल्थ वाइज भी, और जितनी भी कॉन्फ्लिक्ट थे उन सबको डिस्प्यूट को क्लियर कर दिया जाएगा इन मीटिंग के बाद। और साथ के साथ जो मीटिंग होने वाली है उससे पहले भी इसलिए भड़काऊ भाषण किए जा रहे हैं। बिल्कुल। आशुतोष जी, लगातार गोयल जी एक बात कह रहे हैं कि अगर हमें विकास करना है और हमें तेजी के साथ आगे बढ़ना है तो सबसे ज्यादा जरूरी है जनसंख्या पर नियंत्रण करना, तो क्या यह संभव हो पाएगा? मैं गोयल जी की इस बात से पूर्ण से सहमत हूं कि हमें जनसंख्या जो आज की तारीख में 800 करोड़ के करीब यूथ, इंडिया द यंगेस्ट नेशन इन द वर्ल्ड है, और जिस तेजी से आबादी बढ़ रही है, भारत की आबादी प्रति वर्ष लगभग 3.25 करोड़ बच्चे पैदा हो रहे, जो ऐड हो रहे हैं, विच इज इक्विवेलेंट टू होल ऑफ ऑस्ट्रेलिया। इसका मतलब है कि हम ऑस्ट्रेलिया की बराबर जो पॉपुलेशन भारत की एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन में हर वर्ष ऐड करते जा रहे हैं। अभी गोयल जी ने बात करी पाकिस्तान की। राणा जी, मुझे पाकिस्तान विजिट करने का मौका मिला और पाकिस्तान में लोगों से मिला। वहाँ के नेताओं का सिर्फ और सिर्फ चुनाव इसी बात पर होता है कि भारत के प्रति कितनी नफरत पैदा कर सकते हैं जनता के दिमाग में। लेकिन जनता आज की तारीख में बहुत अच्छी तरह समझती है कि भारत और पाकिस्तान कहाँ पर है और भारत कहाँ पर है। जनसंख्या जो है बहुत ही गंभीर विषय है हमारे लिए कि प्रति वर्ष इतनी तेजी से आबादी बढ़ रही है, वो भी एक विशेष वर्ग की, उस पर भी कंट्रोल करना हमारे लिए अत्यंत आवश्यक होगा। अगर हम देश का और विश्व का विकास चाहते हैं तो हमें विकास के लिए जो भी अच्छे से अच्छा मार्ग है, जो भी अच्छी से अच्छी चीज है उसको अपनाना पड़ेगा, चाहे वो संख्या है या कोई भी चीज है। एक देश एक कानून और संख्या पे पाबंदी लगाना बहुत अत्यंत आवश्यक है। हम चाइना को ओवरटेक कर चुके हैं आबादी में,
हमारा क्षेत्रफल आज वहाँ की वहीं है, खाने पीने के सोर्सेज अपने उतने के उतने ही है, आबादी तेजी से बढ़ती जा रही है। मैं गोयल जी की बात से पूर्ण से सहमत हूँ कि संख्या पे बहुत जल्दी इस पे रोक लगना चाहिए और हमें इन छोटी छोटी बातों का, जैसे बराबर का देश पाकिस्तान वगैरह क्या कह रहे हैं, इनको इग्नोर कर करके देश का, पूरा विश्व का भलाई किस चीज में है, देश की भलाई किस चीज में, हमें उसकी तरफ सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और एक पृथ्वी, एक दुनिया को लेकर के आगे बढ़ना चाहिए। सकारात्मक उससे हम देश को लेकर आगे बढ़ेंगे। भारत साइंस के क्षेत्र में काफी आगे है, विश्व को बहुत कुछ भारत ने दिया, अच्छे से अच्छे साइंटिस्ट। अमेरिका में नासा में देखिए भारत का कितना महान कंट्रीब्यूशन है, इंजीनियर्स को देखिए, डॉक्टर्स को देखिए, सर्जरी के उसमें हमने क्या नहीं किया दुनिया को। कुछ लोगों को सुविधा नहीं मिल पाई, वो बाहर चले गए और भारत का ब्रेन ड्रेन होता रहा, लेकिन अब वो रिवर्स प्रोसेस हो गया है। पीपल स्टार्टेड स्टेइंग बैक इन इंडिया और भारत के विकास में वो अपना जो भी अच्छे से अच्छा कंट्रीब्यूशन देना चाहते हैं देने के लिए तैयार है। बिल्कुल गोयल साहब, जनसंख्या नियंत्रण को लेकर आप लगातार बात कर रहे हैं। मेरा सवाल इस पर यह है कि चीन की भी बड़ी तेजी के साथ जनसंख्या बढ़ रही थी, उसने उस जनसंख्या को कंट्रोल किया, तो आज ये कहा जाता है कि चीन सबसे बुजुर्ग देश में आता है और हिंदुस्तान सबसे युवा में। तो अगर हम भी इसी तरह से कंट्रोल करेंगे तो क्या हमारी स्थिति भी चीन जैसी तो नहीं हो जाएगी, या फिर इसको नियंत्रण करने का कोई और फॉर्मूला भी है? राणा साहब, मेरा ये सोचना है कि इस समय जो हमारी समस्या है जनसंख्या की, और जैसे अभी आशुतोष जी ने भी बताया कि हमें डेमोग्राफिक डिविडेंड यानी कि 65% जनसंख्या हमारी अभी युवा है, और उसके लिए जो हमारे स्किल इंडिया के प्रोग्राम है, मेक इन इंडिया के प्रोग्राम है, वो सक्सेसफुल हो सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी बेरोजगारी भी है और एंटरप्रेन्योरशिप के लिए भी, चाहे वो मेक इन इंडिया हो, चाहे वो स्टार्टअप प्रोग्राम्स हैं, वो उतने सक्सेसफुल नहीं हो पाए जितने होने चाहिए थे। मैं एक यहाँ सुझाव देना चाहता हूं, मोदी जी तक अगर मेरी बात आप पहुंचा सकते हो, इस G20 के अंदर हमें जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज के ऊपर चिंतन करना चाहिए। वैसे तो आपको पता है कि कोविड इरा में भारत का अंतरराष्ट्रीयकरण नमस्ते और नमस्कार ने कर दिया। जब WHO का हेल्थ प्रोटोकॉल आया था, उस समय सभी लोगों ने हाथ में लाना बंद कर दिया था विश्व स्तर के ऊपर, और इसी तरीके से हगिंग बंद कर दी थी। आज अगर हम ग्लोबल बेनिफिट लेना चाहते हैं तो हमें एक्सपोर्ट ऑफ मैन पावर के लिए इंडिया से एक्सपोर्ट कर दिया जाए मैन पावर को। मेरा ये अनुभव है, इवन इन साउथ कोरिया में हमारे यहाँ के पंजाब के लड़के क्लीन शेवन साउथ कोरिया में जाकर के 2-2 गुरुद्वारे मेंटेन कर रहे हैं, मजदूरी करते हैं खेतों के ऊपर और वहां से 50,000 रुपया महीना बेचते हैं। तो मेरा ये मानना है कि अगर हम इस वर्तमान समस्या का भी समाधान करना चाहें तो इसके लिए एक्सपोर्ट और मैन पावर के लिए बायलेटरल और मल्टीलेटरल एग्रीमेंट होने चाहिए, ताकि भारत की जनसंख्या का समाधान भी हो सके। आशुतोष जी जो ब्रेन ड्रेन की बात कर रहे थे, मैं इससे सहमत नहीं, बल्कि आज तो एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिससे हम अपने देश के लोगों को विदेशों में भेजकर हम बेसिकली फॉरेन एक्सचेंज कलेक्ट कर सकते हैं और विश्व को लीडरशिप दे सकते हैं। बिल्कुल जी, वो ऑलरेडी हम कर रहे हैं हमारे। नहीं, लेकिन आशुतोष जी मेरा इसी से जुड़ा हुआ सवाल ये था कि अगर हम एक्सपोर्ट भी करते हैं तो क्या उसी से समाधान निकल जाएगा जनसंख्या नियंत्रण का? देखिए, जनसंख्या हमारी निकल बढ़ रही है। मैं कहना चाहूंगा आशुतोष जी, कितना जी, हाँ एक बार आशुतोष जी से मैं जवाब ले लूं, फिर आता हूं गोयल जी आपके पास आता हूं मैं। हाँ आशुतोष जी एक बार देखिए, हम जनता का कितना ब्रेन एक्सपोर्ट कितना कर सकते हैं, बाहर के देश हमारे कितने लोगों को एकोमोडेट कर सकते हैं। तेजी से पॉपुलेशन बढ़ रही है, पॉपुलेशन पर नियंत्रण करना बहुत जरूरी है। इस बात में मैं गोयल जी से सहमत हूँ। अगर भारत की जनता विदेश में जाकर के भी कुछ हासिल कर सकती है, कुछ ज्ञान दे सकती है, कुछ ले सकती है, वो भी भारत के लिए बेनिफिट होगा, मैं उससे इनकार नहीं करता। लेकिन सबसे पहले जो है पॉपुलेशन पे कंट्रोल करना, जिस तरह से तेजी से बढ़ रही है, वो देश के लिए अत्यंत आवश्यक है। और भारत के युवा साइंटिस्ट, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स विभिन्न क्षेत्रों में ऊंचे ऊंचे पद पे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भारत आज विश्व गुरु बन चुका है। पूरे विश्व को हम नहीं, लेकिन आशुतोष जी मेरा इसमें सवाल यही था कि जिस तरह से आज चीन बुजुर्ग हो चुका है, उसकी एक बड़ी संख्या है जो काम करने योग्य नहीं रही है, जो युवा नहीं है, तो फिर क्या ऐसे में फ्यूचर में हिंदुस्तान के सामने ऐसी समस्या नहीं होगी? देखिए, इसको डेमोग्राफी को सोच समझ के कंट्रोल करना होगा। ये नहीं कि आप एकदम ब्रेक लगा दें कि पॉपुलेशन बढ़नी कम हो जाए या कुछ हो जाए। धीरे धीरे
आपको विभिन्न क्षेत्रों में काम करना होगा, अलग अलग सेगमेंट में काम करना होगा, कहाँ किस तरह से रोक लगाना है, जिससे कि आने वाले समय में ये सारी की सारी युवा जो पॉपुलेशन आज की तारीख में एसेट है, कल की तारीख में ये लायबिलिटी ना बन जाए। तो इस पे बड़ा सोच समझ करके हमें विचार करना होगा, उस पर निर्णय लेना होगा, जिससे कि हम पॉपुलेशन को इस तरह से इस प्रतिशत से बढ़ाएं कि आने वाले समय में हमें दोनों का मिश्रण मिले, युवा वर्ग भी मिले और एक मिक्सचर एक्सपीरियंस वर्ग भी मिले हमारे को। बिल्कुल निशी, एक बार अगर कुछ अपडेट आपके पास हो G20 को लेकर, ताजा अपडेट, तो वो एक बार बता दीजिए। बिल्कुल, G20 को फिलहाल यही अपडेट है कि फ्रांस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष आने थे वो आ चुके हैं, कर चुके हैं, और इसको लेकर यही अपडेट सामने आ रही है कि अब बहुत जल्द बायलैटरल मीटिंग हो सकती है फ्रांस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ प्रधानमंत्री मोदी की। और उस मीटिंग के दौरान आपको बता दें, टेक्नोलॉजी, हेल्थ और जितने भी फाइनेंशियल इश्यूज थे उसको लेकर बातचीत हो सकती है। सऊदी अरब की जो प्रिंस थे उनसे भी जो तेल से जुड़ी जितनी भी बातें थी, जितने भी डील्स थे, जितने भी प्रोसेस थे और जितने भी अब आगे आने वाले फ्यूचर प्लान है उसको लेकर भी डिस्कशन साफ तौर पर हो चुका है। बांग्लादेश की बात की जाए तो बांग्लादेश जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे उनसे भी बातचीत हो चुकी है और खासकर प्रधानमंत्री मोदी ने एक मुख्य मुद्दा जो था रोहिंग्या का, उस मुद्दे को उठाते हुए देश का हित सोचते हुए ये मुद्दा भी उठाया और इसको लेकर ऋषि सुनक से भी बातचीत की गई। तो ऋषि सुनक द्वारा खालिस्तानियों का विरोध भी किया गया। उन्होंने कहा कि किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा ऐसे विरोधियों को। और इसके अलावा उन्होंने कहा है कि भारत में अब जितनी भी समस्याएं उत्पन्न होंगी उसके लिए बिल्कुल निशी, आप नजर बनाए रखिएगा, हम आपसे इसी तरह से अपडेट लेते रहेंगे। गोयल जी, आपसे मैं फाइनल कमेंट लेना चाहता हूं, और ये कि G20 को लेकर बड़ी बड़ी बातें, भारी भारी शब्द बोले जाएंगे, बातें होंगी, इससे हिंदुस्तान की जनता को क्या लाभ होगा, अगर आप संक्षेप में ये बात बता सकें। राणा साहब, अभी आप चाइना के बारे में जब जिक्र कर रहे थे, तो चाइना और इंडिया का जब हम कंपैरिजन करते हैं पॉपुलेशन के अलावा, मैं अपने स्टूडेंट्स को इकोनॉमिक्स की क्लासेस में ये बताया करता था कि चाइना हमारे से आगे कई मामलों में है। कैसे? उसका बेसिक कारण क्या है? वो कारण है उनका डोमेस्टिक सेविंग रेट भारत से हमेशा 10% अधिक रहा है। और अगर हम उसके कारणों की तरफ जाएं तो वो है वन चाइल्ड नॉर्म। उनके यहां जो वन चाइल्ड नॉर्म थी, जिसके कारण वहां आज जनसंख्या का भी क्राइसिस हुआ है। तो यहां अगर आज हम भारत के लिए G20 में लीडरशिप देने के लिए कुछ निष्कर्ष निकालना चाहते हैं, तो हमें जनसंख्या नियंत्रण के साथ साथ हमें अपने डोमेस्टिक सेविंग रेट को बढ़ाना होगा। और डोमेस्टिक सेविंग रेट को बढ़ाने के लिए हमें नीडो कंजम्पशन के कॉन्सेप्ट को अडॉप्ट करना होगा, जो न केवल मिनिमम कंजम्पशन की बात करता है बल्कि राइटफुल कंजम्पशन की बात करता है। और नीडोनॉमिक स्कूल ऑफ थॉट का इंपॉर्टेंट पिलर है, जिसकी वजह से नीडो कंजम्पशन, नीडो सेविंग, नीडो इन्वेस्टमेंट, नीडो एंटरप्रेन्योरशिप, नीडो एम्प्लॉयमेंट, नीडो एक्सपोर्ट, एवरीथिंग इज पॉसिबल बाय अडॉप्टिंग दिस गीता बेस्ड नीडोनॉमिक स्कूल ऑफ थॉट टू गिव दी लीडरशिप टू द एंटायर वर्ल्ड। बिल्कुल, आप सभी का शुक्रिया हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। साथ ही सबसे बड़ी बात यह कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने संबोधन में कहा, और जो ये इस उदाहरण को या कहें कि उस पंक्ति को सार्थक किया, जिसको हम लगातार ये कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, इसको सार्थक किया गया। एक अर्थ, एक फैमिली, एक फ्यूचर की बात जो की गई, और उसी के आधार पर जब मोरक्को का जिक्र भी करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो ये इन सारे वक्तव्यों को सार्थक कर जाता है कि अगर पूरे विश्व में किसी को भी कहीं भी कोई भी परेशानी या समस्या होती है तो वो पूरी दुनिया की समस्या है। और इसी आधार पर G20 का ये कार्यक्रम हिंदुस्तान करा रहा है, और जो अब G20 नहीं G21 हो चुका है, और ये हिंदुस्तान की, भारत की एक बड़ी उपलब्धि है। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज वॉच इंडिया। नमस्कार।